नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एग्ज़ाम टाइप में। दोस्तों, एग्ज़ाम टाइप चैनल जो है वो यूपी टेट की तैयारी पर फोकस करके और इसी के उद्देश्य से बनाया गया है। और जो लोग जो हमारे साथी ग्रुप पर जुड़े हुए हैं उनको इस बारे में पहले से पता हुआ था। तो यूपी टेट की तैयारी के लिए जो शिक्षण और सीडीपी जो बाल विकास जो एक इसका बहुत ही ज़रूरी और बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही स्कोरिंग जो एक टॉपिक रहता है, वो सब्जेक्ट जो है वो हमें बीएड में हम लोगों ने पढ़ा है, बीएड सेकेंड ईयर में पढ़ा है, जो डीएलएड कर रहे हैं उन्होंने पढ़ा होगा। तो उसकी तैयारी जो है वो कैसे करी जाए और किन क्वेश्चंस को, किन चैप्टर्स को हमें फोकसली जो है इन पर जो है अपना ध्यान देना है, इन सब की प्रिपरेशन के लिए जो है वो हम साथ में जुड़े हुए हैं। और ये जो हमारी सीरीज़ है आज से जो शुरू करी जा रही है, इसको जो है डेली एक वीडियो डालने का प्रयास रहेगा सीडीपी के लिए। और बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी है या संस्कृत है या आपके एसएसटी है, उसके लिए भी जो है हम लोग कोशिश करेंगे। और हो सकता है मैं या मेरा कोई एक साथी इसी चैनल के थ्रू आपको जो है उन वीडियोस को प्रोवाइड कराने की कोशिश करें। तो आप लोग बिल्कुल लगे रहिए। और इस बार जिन्होंने बीएड सेकेंड ईयर में पेपर जो दिए हैं, उसके बाद जो उनके अब टीटी के लिए जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो बिल्कुल लगे रहें और इसी साल हम लोगों को टीटी निकालना है, ये सोच कर तैयारी अपनी करिए। तो चलिए, ये जो सीरीज़ है, ये आज के जो वीडियो होगा इसमें 10 क्वेश्चन हमने चुने हुए हैं जो सीडीपी के हैं, जिसमें सीटेट से कुछ पुराने जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें से कुछ क्वेश्चन लिए हैं, कुछ जो है इम्पोर्टेंट जो चैप्टर्स हैं उसमें से क्वेश्चन लिए हैं। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से आपकी तैयारी जो है वो हो पाए, उसकी हमने लोगों ने कोशिश करी है। तो चलिए शुरू करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी संवेग या भावनाओं की विशेषता है। इसके ऑप्शंस हैं, भावनाएं स्वभाव से व्यक्तिपरक होती हैं। ऑप्शन बी है, भावनाओं की प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है। ऑप्शन सी है, भावनाएं ना तो व्यक्तिपरक होती हैं ना वस्तुनिष्ठ। और ऑप्शन डी है, भावनाओं को सक्रियता या जीव की उत्तेजित अवस्था से पूरा नहीं किया जा सकता। तो क्वेश्चन जो कह रहा है उसको समझने की कोशिश करिएगा कि कौन सी संवेग या भावनाओं की विशेषता है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है, भावनाएं स्वभाव से व्यक्तिपरक होती हैं। तो ऑप्शन ए जो होगा इसका राइट आंसर होगा। वहीं अगर बात करी जाए संवेगों की, तो संवेग व्यक्तिपरक स्थिति है जिसका अक्सर हम अपनी भावनाओं के रूप में वर्णन करते हैं। भावनात्मक अनुभव कुछ वृत्तियों से संबंधित होते हैं और भावना का मूल अनुभव है। दरअसल प्रत्येक भावनात्मक अनुभव, यह कुछ भी हो सकता है, उसमें अनुभव शामिल होते हैं। हृदय में उत्पन्न प्रतिक्रिया की भावना, यानी कि हृदय में जो हमारी भावनाएं उत्पन्न होती हैं, जो प्रतिक्रिया होती है, वो कहीं ना कहीं संवेग और उससे जुड़ी हुई चीज़ है। और संवेग जो होता है वो व्यक्तिपरक स्थिति है। चलिए अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रक्षात्मक व्यवहार में कोई व्यक्ति वास्तविकता की अवहेलना करता है और लंबे समय तक उससे दूरी बना लेता है। तो इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो है, पहला है ऑप्शन है पलायनवाद, दूसरा ऑप्शन है प्रतिकर, तीसरा ऑप्शन है प्रक्षेपण और चौथा ऑप्शन है ए और सी दोनों। तो यहाँ पर बात करी जा रही है रक्षात्मक व्यवहार की, कि अपनी रक्षा करने के लिए आप क्या करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पलायनवाद। उसको पलायनवाद कहते हैं। पलायन मतलब एक जगह से किसी दूसरी जगह की ओर अपने को स्थानांतरित कर लेना भौतिक रूप से। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पलायनवाद। अब देखिए इसमें क्या इसका मीन्स है, क्या इसका मतलब है, आइए समझ लेते हैं विस्तार से।
व्यक्ति वास्तविकता की अवहेलना करता है और लंबे समय तक उससे दूरी बना लेता है। यह स्वयं या आम तौर पर दूसरों के साथ संयोजन में काम करता है। उदाहरण के लिए लोग शायद ही कभी मृत्यु पर चर्चा करते हैं। कोई भी इस विषय पर चर्चा नहीं करना चाहता है क्योंकि अधिकांश लोग मृत्यु से डरते हैं। तो यहाँ पर एक उदाहरण दिया है, उस उदाहरण से हम क्वेश्चन को समझ सकते हैं। अपने तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह मनोवैज्ञानिक कारक कौन सा है जो अधिगम को प्रभावित करता है? तो यानी कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक हम लोगों ने पढ़े हुए हैं, उन कारकों के विषय में पूछा जा रहा है। तो इसके ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है अभिवृत्ति, दूसरा ऑप्शन है भावना, तीसरा ऑप्शन है रुचि और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो जो अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक मनोवैज्ञानिक कारक हैं, उसका सही जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन होगा डी, यानी कि ये सभी, यानी कि अभिवृत्तियाँ, भावनाएं, रुचि, ये सभी जो है वो मनोवैज्ञानिक कारक हैं जो अधिगम को प्रभावित कर देते हैं। तो परिपक्वता, बुद्धि, सीखने हेतु तत्परता के लिए परिपक्वता, दृष्टिकोण, भावना, रुचि एवं अधिगम की शैली मनोवैज्ञानिक कारक है जो बच्चों के अधिगम को प्रभावित करते हैं। मनोवैज्ञानिक कारक ऐसे कारक होते हैं जो किसी व्यक्ति की उपलब्धि को प्रभावित करते हैं। ये सभी कारक व्यक्ति को अधिगम की ओर अग्रसर करते हैं। तो क्वेश्चन 3 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीखने की गुणवत्ता डैश और डैश पर निर्भर करती है कि वे वर्तमान ज्ञान को शिक्षार्थी के पिछले अनुभवों से कैसे जोड़ते हैं। तो शिक्षित जो सीखने की गुणवत्ता है वो शिक्षक और शिक्षार्थी पर निर्भर करती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, शिक्षक और शिक्षार्थी। अब देखिए इसको कैसे समझा जा सकता है कि कैसे अध्ययन किया जाए। सीखने की विधि इस प्रकार का उत्तर देती है, यदि अधिगम का तरीका सही है तो इसका परिणाम प्रभावी शिक्षा है। यानी कि आप अगर सही तरीके से सीख रहे हैं, सही तरीके से लर्निंग प्रोसेस आपका चल रहा है, तो आपकी जो शिक्षा है वो प्रभावी होगी। सीखने की गुणवत्ता शिक्षक एवं शिक्षार्थी पर निर्भर करती है। वे वर्तमान ज्ञान को शिक्षार्थी के पिछले अनुभवों से कैसे जोड़ते हैं, इससे विद्यार्थी को विषय को और बेहतर तरीके से समझने में मदद मिलती है। यानी कि अगर आपको पढ़ाने वाला एजुकेटर जो है वो एक फ्रीक्वेंट है, उसको नॉलेज है और वो सही तरीके से आपको चीज़ें समझा पा रहा है, तभी आपकी जो परिणाम होंगे वो प्रभावी होंगे और आपको सही अधिगम करने का आपको मौका मिल पाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक और शिक्षार्थी। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, आगमनात्मक तर्क है। आगमनात्मक तर्क है। ऑप्शन, इसके ऑप्शन हैं ऊपर नीचे का तर्क, नीचे ऊपर का तर्क, दाएं बाएं का तर्क या तर्क और विचार। तो क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर जो होगा आगमनात्मक तर्क जो है वो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऊपर नीचे का तर्क। आगमनात्मक तर्क जो होता है इसको नीचे या ऊपर का तर्क भी कहते हैं, और निगमनात्मक तर्क जो होता है वो इसके विपरीत चलता है। यानी कि निगमनात्मक जो तर्क होगा वो नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, आगमनात्मक तर्क जो होगा वो आगमनात्मक तर्क जो होगा वो नीचे से ऊपर की ओर चलेगा, और निगमनात्मक तर्क जो होगा वो इसके विपरीत चलेगा। तो इसमें ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन बी सही होगा, ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। ये विधि कुछ सूचनाओं या प्रेक्षण से शुरू होती है और एक सामान्यीकरण के साथ समाप्त हो पाती है। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक समस्या सुधारक बच्चा
डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। एक समस्या सुधारक बच्चा डैश विचार के आधार पर कथनों की सच्चाई या संभावना का मूल्यांकन करता है। तो कैसा बच्चा है वो, कैसे उसके विचार होंगे? समस्या सुधारक बच्चा है तो उसके विचार कैसे होंगे? उसके विचार कैसे होंगे? तार्किक होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तार्किक। यानी कि इसमें ऑप्शन तो कई दिए हैं, सौंदर्य बोध है, अमूर्त है, तार्किक होगा या सृजनात्मक होगा, लेकिन वो समस्या को सुधारने के लिए ज़्यादा प्रोत्साहित कर रहा है बच्चे को क्वेश्चन जो है, तो वो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 3 जो है वो इज़ द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्या कह रहा है, तार्किक सोच वह प्रक्रिया है जिसमें कोई निष्कर्ष निकालने के लिए लगातार तर्क का उपयोग किया जाता है। समस्याएं या स्थितियां, उनकी संरचना के लिए तार्किक सोच को शामिल करती है। तथ्यों के बीच संबंधों के लिए और तर्कों की श्रृंखला के लिए समझ में आता है कि तार्किक सोच कौशल सीखने वालों को यह समझने की क्षमता प्रदान करती है कि उन्होंने क्या पढ़ा है और या क्या दिखाया गया है, और वृद्धिशील मार्गदर्शन के बिना उस ज्ञान पर भी निर्माण करना है। तार्किक सोच छात्रों को सिखाती है कि ज्ञान तरल है और स्वयं का निर्माण करता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, तार्किक। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रेरणा के प्रोत्साहन सिद्धांत के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? इसमें ऑप्शंस हैं, ए, यह साहचर्य के सिद्धांत पर निर्भर करता है। ऑप्शन बी है, यह विश्वास दिलाता है कि प्रेरणा काफ़ी हद तक एक बाह्य पुरस्कार या प्रोत्साहन की संभावना से भरी होती है। ऑप्शन नंबर सी है, प्रोत्साहन सिद्धांत ने यह स्पष्ट किया है कि यह एक बाह्य प्रोत्साहन है जो सकारात्मक सहयोग के माध्यम से किसी व्यक्ति को आकर्षित और अपनी ओर खींचता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऊपर के तीनों जो विकल्प हैं ये सही होंगे, उपरोक्त सभी जो है उसका करेक्ट आंसर होगा। लेकिन इसके बारे में जान लेते हैं। प्रोत्साहन से हमारा तात्पर्य किसी वस्तु या किसी विशेष चीज़ से है जो हमें किसी विशेष कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है, या कुछ ऐसा जो हमें कार्य करने के लिए प्रवृत्ति प्रदान करता है। इस सिद्धांत में सुदृढ़ीकरण और पुरस्कार सकारात्मक है जो शिक्षार्थी को हमेशा कार्य करने के लिए प्रवृत्ति करता है। तो प्रेरणा जो है वो एक विस्तृत टॉपिक है, लेकिन प्रोत्साहन से ही प्रेरणा जो है वो मिलती है, और इससे विशेष चीज़ें होंगी और विशेष कार्य होते हैं, उनसे प्रेरित होंगे आप, यही सब इसमें दिया है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से किसने सामाजिक शिक्षण सिद्धांत प्रतिपादित किया है? तो सामाजिक शिक्षण सिद्धांत मतलब जहाँ सिद्धांतों की बात आ जाए वहाँ पर कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। तो मैं आप लोगों से कहूँगा कि इसको कई बार रिवीजन करिएगा, कई बार इसको आप कैसे भी करें, मॉक टेस्ट के लिए जो है वो करें, या जो है टेस्ट सीरीज़ खरीदें, या जो है जहाँ पे भी आप गाइडेंस ले रहे हैं वहाँ से आप उनसे पूछिए। लेकिन ये जो क्लियर है, ये जो शिक्षण सिद्धांत हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो ये अपनी तैयारी जो है वो वेल मेंटेन रखिएगा। अब सामाजिक शिक्षण सिद्धांत की बात हो रही है तो अल्बर्ट बंटूरा जो है वो ऑप्शन नंबर जो ए है उन्होंने किया है। बाकी और सिद्धांतों की बात करी जाए तो लेव विगोर्स्की ने सामाजिक संज्ञानात्मक शिक्षण सिद्धांत दिया था, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, एंगल वुडक्लिफ्स ने लक्ष्य निर्धारण और कार्य निष्पादन का सिद्धांत दिया था। हम लोग बीए फर्स्ट ईयर में ये सब पढ़ चुके हैं, तो हम लोगों का अभी ताज़ा बिल्कुल बीएड हुआ है, हम लोगों को ज़्यादा इसमें मेहनत नहीं करनी होगी, लेकिन तब भी कोशिश और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित कथनों में से किसके साथ
क्षेत्र विचारक दृष्टिकोण संगत है? तो सीधे आंसर पे चलते हैं कि कुल अनुभव इसके भागों के योग से अधिक हो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्षेत्र सिद्धांतवादी दृष्टिकोण कुल अनुभव अपने भागों के योग से अधिक के साथ संगत है। फील्ड सिद्धांत एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है जो व्यक्ति और कुल क्षेत्र या पर्यावरण के बीच बातचीत के पैटर्न की जांच करता है। अवधारणा को सबसे पहले गेस्टाल्ट सिद्धांतों के समग्र दृष्टिकोण को जड़ों के साथ मनोविज्ञान में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। तो सबसे पहले जो अवधारणा जो इसके संबंध में लाए थे वो गेस्टाल्ट लाए थे। ये भी ध्यान रखने की चीज़ है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुल अनुभव इसके भागों के योग से अधिक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन है। डैश वे प्रश्न हैं जो छात्रों को उपलब्ध आंकड़ों से परे जाने और उन्हें अपने व्यक्तित्व विशेषताओं के साथ संश्लेषित करने की अनुमति देते हैं। इसके कोई ऑप्शंस होंगे अपसारी प्रश्न, ऑप्शन बी है अभिसरण प्रश्न, ऑप्शन सी है प्राकल्पनात्मक प्रश्न और ऑप्शन डी है वास्तुनिष्ठ प्रश्न। तो इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, प्राकल्पनात्मक प्रश्न। प्राकल्पनात्मक प्रश्न वे प्रश्न हैं जो छात्रों को उपलब्ध आंकड़ों से परे जाने और उन्हें व्यक्तित्व विशेषताओं के साथ संश्लेषित करने की अनुमति देते हैं। ये प्रश्न कक्षा में पढ़ाई जाने वाली सामग्री की बेहतर और गहन समझ विकसित करने में मदद करते हैं। तो ये वो प्रश्न होते हैं जो आंकड़ों से परे जाने और उन्हें अपने व्यक्तित्व विशेषताओं के साथ संश्लेषित करने की अनुमति देते हैं। तो कौन से प्रकार के प्रश्न होंगे? प्राकल्पनात्मक प्रश्न। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चन हमारे आज के पूरे हुए और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आप लोग उनको एक बार अगर समझ में आपको ना आए तो एक बार दोबारा से वीडियो को देख लीजिएगा। कोई टॉपिक ना समझ में आए तो आप YouTube पे किसी भी और वीडियो को देख सकते हैं। जिस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन ना समझ में आए उस टॉपिक को कई बार देखिए, कई बार समझिए, उसके नोट्स बना लीजिए, तभी हमारा यूपी टेट निकल पाएगा, वरना आपको हो सकता है थोड़ी सी प्रॉब्लम हो। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आप हमारे चैनल पर आए हैं, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।